हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। हम लोग शाम के समय में परीक्षा क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं। परीक्षा क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह जो प्रोग्राम चल रहा है वो सुबह चल रहा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी RO ARO 2021 के लिए मॉर्निंग में चल रहा है प्रोग्राम। इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ख़त्म किया और शाम के समय में हम लोग UPPCS अपर के रिगार्डिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के बारे में जानकारी, ब्रिटिशर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग आज इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट हो चुका है, जहाँ पर हम लोगों ने मॉडरेट फेज की चर्चा कर ली है, नरमवादी दौर की चर्चा की है, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1885 टू 1905। मॉडरेट फेज की चर्चा कर ली है और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि ये 1885 28 दिसंबर 1885 को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसकी पहली मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई। तो मैंने आपको बताया कि इस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी मीटिंग की अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी और यहाँ पर 72 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, जहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बनाई हुई थी जहाँ पर वो कलकत्ता में मीटिंग कर रहे थे उस समय में। तो SNP सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक, कई बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। इसके साथ ही मैंने आपको शायद ये बताया होगा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया होगा कि A.O. ह्यूम किसी भी सेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बात अलग है, इन्हें ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है INC की स्थापना के लिए। वास्तविकता में दिमाग इन्हीं का था। कभी कभी आप सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पढ़ते हैं तो याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का संबंध किससे है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से है, क्योंकि कहा गया कि वास्तविकता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेफ्टी वॉल्व का काम किया। किनके बीच में? तो कहा गया उग्र जो क्रोध है भारतीयों का और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में वास्तविकता में। ठीक, इसके साथ में आपको याद रखना है कि ये जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन, उस वक्त डफर व्यक्ति भारत के गवर्नर वाइसराय था, क्योंकि 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह के उपरांत वास्तविकता में कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया और वाइसराय जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय का मतलब होता है वॉइस ऑफ द रॉयल। ठीक है, महारानी की भारत में आवाज वाइसराय कहलाएगा। तो ये कैसे हुआ, कौन सा कानून आया? 1858 का अधिनियम। हम लोग ये तब पढ़ेंगे जब हम लोग बात कर रहे होंगे इंडियन पॉलिटी में, जब हम आपको पॉलिटी का अपर के लिए जब लेक्चर शुरू होगा तब वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हुए चले जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आएगा, तो वहाँ पर भी जानेंगे कि सुधार के अंतर्गत 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ये भी बोला गया कि अब से कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त होगा और अब जो भी व्यक्ति गवर्नर जनरल भारत में होगा उसे वाइसराय कहा जाएगा, वॉइस ऑफ द रॉयल कहा जाएगा। ये वहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन कल के दिनों में कल मैंने ये आपसे चर्चा कर ली थी। INC तक हम लोग मॉडरेट फेज से चलते हुए पहुँच गए थे। INC की स्थापना हम लोगों ने कर दी थी। आज हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज में पहुँचने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है UPPCS प्री कम मेंस, तो आप जय हो स्टडी चैनल के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। दो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपना टेलीग्राम लिंक, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं शेयर कर देता हूं वीडियो को। इसके अलावा UPPCS रिव्यू ऑफिसर 2021 के रिगार्डिंग एक ग्रुप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स PDF मिलती रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं कट पेस्ट करके देता रहता हूँ। इसके अलावा जय हो स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पर शेयर होते रहते हैं वीडियोस। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम कार्यक्रम को ज्वाइन करने से आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स। साथ में अगर आप प्री कम मेंस PCS से करते हैं तो आपको GS 1 2 3 4 का भी जो PDF फॉर्म में वो मिल जाएगा। साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, जो अवेलेबल होंगे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा प्री कम मेंस में आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको आंसर स्किल अपनी जो आंसर राइटिंग है उस स्किल को सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9453775039। कुछ पढ़ाई से संबंधित अगर आपको पूछना है तो आप मुझे 6396743810 पर पिंग कर सकते हैं कि सर ये बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक,
एक बात और, सुबह के कई बच्चे शाम में भी, क्योंकि जो आरओ दे रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक ये श्योर होगा कि वो लोग अपर का एग्जाम भी दे रहे होंगे। आप आगे आगे चलोगे तो आपको ही परेशानी होगी। आप आगे आगे मत चलो, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ उसी प्रकार से चलने की कोशिश करो, उसी प्रकार से नोट्स बनाओ, तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने आज सुबह प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाया, जहाँ पर मैंने आपको मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया। जहाँ पर मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 15% पे फिक्स किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स की संख्या लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% होगा। मैंने अभी तक स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं करी है, ठीक है। जब मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा जो आप जानना चाह रहे हैं कि क्या वह 15% ही है स्ट्रेंथ, या फिर कुछ मिनिमम संख्या भी बोली गई है, क्या दिल्ली के लिए कुछ और अलग बातें करी जाएंगी। तो ये सब चर्चा तब करेंगे जब स्टेट पे आएंगे, जब यूटी पे आएंगे तो दिल्ली की भी चर्चा कर ली जाएगी। तो अभी आपको जहां जहां से जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी प्रकार से चलिए। जितना क्वेश्चन आप पॉलिटी में अपने दिमाग में बनाते चले जाएंगे उतना आप उलझते चले जाएंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने मॉडरेट फेज के बारे में जान लिया, जहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि वास्तविकता में मॉडरेट फेज की क्या, मॉडरेट फेज के इंपॉर्टेंट लीडर्स हम लोगों ने जाने, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, आरसी दत्ता। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि इनकी डिमांड्स क्या थी। इनकी डिमांड्स थी सिविल राइट्स टू इंडियन, भारतीयों को नागरिक अधिकार दे दिए जाए, भारतीयों को परिषदों में जगह दी जाए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि स्वराज की प्राप्ति चाहिए लेकिन ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर। ये ऐसी ऐसी डिमांड्स इनके द्वारा रखी गई, किनके द्वारा रखी गई हैं, मॉडरेट्स जो नरमवादी दौर के नेता हैं उनके द्वारा रखी गई हैं। और साथ में बोला गया कि इकोनॉमिक ड्रेन, जो भारत से आप पैसा ले जाके अपना विकास कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। इसी के संबंध में कहा जाता है कि जनरली दादा भाई नौरोजी ने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, इकोनॉमिक ड्रेन। दादा भाई नौरोजी को हम लोग पितामह, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने इस बात को प्रूव करने के लिए अपने एक लेटर, जिसे हम लोग कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको भी लिखा है। साथ में महागोविंद रनाडे के द्वारा एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स लिखा गया, एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स आप पूरा लिख लेना, ठीक। इसके अलावा आरसी दत्ता द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी गई है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कई बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से किसका संबंध मॉडरेट फेज में उन लोगों में से है जिन्होंने इकोनॉमी की बात करी है। तो दादा भाई नौरोजी हैं, महागोविंद रनाडे हैं, आरसी दत्ता हैं। इन लोगों ने चर्चा करी है, इकोनॉमी की चर्चा करी है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। तो मैंने दादा भाई नौरोजी का आपको बताया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको याद रखिएगा। ये 3 किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, किसी ना किसी रूप में आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। तो आज हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज, गर्मवादी दौर, या जो किताबों में इसको बोलते हैं अतिवादी दौर, या फिर और चर्चा की जाए तो विपिन चंद्रा में उसको बोलते हैं उग्रवादी दौर। एक्सट्रीमिस्ट फेज कह रहे हैं उसको, हिंदी में उसे उग्रवादी कह रहे हैं। जो सही है या गलत ये आपको अपने तर्कों से सिद्ध करना है। लेकिन वास्तविकता में गर्मवादी और नरमवादी दौर हम लोग पढ़ चुके हैं, गर्मवादी दौर हम लोग पढ़ रहे हैं। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो आपको मैं ये बता चुका हूँ कि पहला सम्मेलन जो बॉम्बे में हुआ उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और मैंने आपको ये बताया कि सबसे अधिक बार अभी तक जहाँ तक मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ, जब तक मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं किया, तब तक दादा भाई नौरोजी अब तक 3 बार INC के अध्यक्ष सबसे अधिक बार यही बने हैं, ठीक। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि विमलेश चंद्र बनर्जी सिर्फ एक बार, हो सकता है आपको स्टेटमेंट में लिखते एक स्टेटमेंट लिखे कि WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे, तो यह स्टेटमेंट गलत है। WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी याद रखिएगा कि हो सकता है आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में देना शुरू करे क्वेश्चन को, ठीक। इसके अलावा याद रखिए, मैंने आपको बताया था पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। पहले इंग्लिश यूरोपियन अध्यक्ष, इनका नाम था जॉर्ज यूल। मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि चौथे का नाम आप बताइए कमेंट में, वीडियो आप पूरा सुन जाते हैं लेकिन आंसर नहीं देना चाहते, विलियम बैडरबर्न, ठीक है, इनका नाम याद रखिए, विलियम बैडरबर्न। ये चौथे इंग्लिश यूरोपियन थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहले जॉर्ज यूल, मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं पहला बता रहा हूँ, जॉर्ज यूल, विलियम बैडरबर्न, उसके अलावा अल्फ्रेड वेब,
अल्फ्रेड वेब, और चौथे हैं हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन, ठीक। ये 4 अंग्रेज अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम था सरोजनी नायडू। जबकि तीसरी महिला अध्यक्ष का नाम था नल्ली सेन गुप्ता। ठीक है, नल्ली सेन गुप्ता, इसको लोग बोलते हैं नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी बोलते हैं, नल्ली सेन गुप्ता। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके साथ में एक बात आपको और याद रखनी होगी, जो ये कि पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया, वंदे मातरम पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया, जहां पर अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह एम सयानी। रहीमतुल्लाह एम सयानी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये रहीमतुल्लाह सयानी किस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब उसका ईयर बताइएगा। साथ में ये बताइएगा कि ये सेशन कहाँ पर हो रहा था, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, या कहीं और हो रहा था, ये भी आपको बताना है। और इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर ने इतने कम सेशन बताए, बाकी तो बताए नहीं। तो बिल्कुल भी इस परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे तरफ कहानी लेके चलूंगा, वैसे वैसे जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन हैं उनके अध्यक्ष, उनमें क्या हुआ ये आपको पता लगता चला जाएगा। साथ में अगर इस कहानी के ख़त्म होते होते आपको वह सेशन नहीं भी पता लगा, तो मैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की आखिरी क्लास ले रहा हूँ गांधी जी के बाद, तो मैं वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जरूर बताऊंगा कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, स्वतंत्रता के तुरंत बाद कौन अध्यक्ष बने, या फिर कई सारी चीज़ें जो जनरली पूछ ली जाती हैं, जैसे जनगण मन पहली बार जब गाया गया, तो उस वक्त अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, जब सेशन में जनगण मन गाया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या फिर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर ये चर्चा की जाती है। अच्छा, इस बात को याद रखिएगा कि वह पहली महिला जिसने एड्रेस किया है, या मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एड्रेस करने वाली पहली महिला कौन थी। फिर से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एड्रेस करने वाली, जिसने वहां पर जाके अपना स्पीच दिया, भाषण दिया, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था। मैंने अध्यक्ष नहीं बोला, मैंने बोला किसने एड्रेस किया है पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके स्पीच दी है, उनका नाम क्या था। ठीक है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके, आप नहीं बताएंगे तो मैं कल आपको बताऊंगा आंसर। आज हमारा चैप्टर है गर्मवादी दौर, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे 1905 से 1919 तक की। वही सेम डायग्राम जो हम लोग बात करेंगे लीडर में जनरली हम लोग एक तिकड़ी देखते हैं जो बार बार हम लोग के जहन में रहती है, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। ठीक, लाल बाल पाल लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल में हम लोग पढ़ते हैं बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। तो आपको याद रखना है कि लाल बाल पाल लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता था, शेर पंजाब। ठीक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बाल गंगाधर तिलक किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए। उससे पूर्व, मतलब इनकी मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तिलक जी की मृत्यु कब हुई। इन्होंने किसी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी। साथ में आपको ये याद रखना है कि वैलेंटाइन चिरोल, इस व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कहा। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए किसे अशांति का दूत कहा गया, किसके द्वारा अशांति का दूत कहा गया, या बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा क्या कहा गया, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल की जब मैं चर्चा करूंगा तो बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि हमें सुधार नहीं चाहिए, हमको रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको पुनर्गठन, रिफॉर्म चाहिए, पुनर्गठन चाहिए। तो कई बार आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट फेंक दिए जाते हैं जिनके बारे में पूछा था कि किसने कहा। फॉर एग्जाम्पल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ये पहले व्यक्ति थे कांग्रेस के जो कांग्रेस के लिए या देश के लिए जेल गए। ठीक है, पहली बार में 4 माह की जेल हुई, दूसरी बार में 18 माह का कारावास हो गया। इवन 18 माह के कारावास होने के बाद इनको कारावास जेल से मुक्त कराने के लिए अमरावती में एक सेशन कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जहां पर एक प्रस्ताव लेकर आया जाना था, जिस प्रस्ताव में ये कहा जा रहा था कि बाल गंगाधर तिलक को छुड़वाया जाए। लेकिन मॉडरेट नरमवादी दौर के नेताओं ने अमरावती में इस प्रस्ताव को आने ही नहीं दिया। तो कई सारी चीजें हैं जो कारण बन गई हैं इस एक्सट्रीमिस्ट फेज के जन्म होने की।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अमरावती में अमरावती में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पर बाल गंगाधर तिलक को छुड़ाने का प्रयास मॉडरेट्स के द्वारा किया ही नहीं गया। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि ये जो लीडर हैं जिनका नाम बोल रहा हूँ आपको, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, औरोबिंदो घोष, बंगाल के समझ में आ रहे हैं आपको, अरविंदो घोष, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका ये विशेष रूप से बहुत विद्रोही थे। किस रूप में? इनका कहना था कि प्रोटेस्ट, पिटिशन और प्रे, ये जो रणनीति मॉडरेट्स अपनाते हैं, P3 रणनीति जिसे हम लोग कहते हैं, पिटिशन, रण कर रहे हो मतलब याचना कर रहे हो, ये जो रणनीति आप P3 अपना रहे हो, पिटिशन कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, प्रोटेस्ट करते हो, इससे भारत देश को आजादी नहीं मिलने वाली, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा इनका कहना था, इनकी जो डिमांड थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडरेट्स की डिमांड बड़ी सिंपल सी थी कि स्वराज विद इन ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंतर्गत रहेगा स्वराज की प्राप्ति, सिविल राइट्स टू इंडियन, भारतीयों को नागरिक अधिकार दे दीजिए, भारतीयों को परिषदों में जगह दे दीजिए, इकोनॉमिक ड्रेन मत करिए। लेकिन इनकी डिमांड बड़ी खतरनाक थी। जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोग हैं, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जवानी का जोश और बुजुर्ग लोगों की जो बातें, उनमें बहुत एक जनरेशन गैप होता है, अंतर होता है। ये जवानी के जोश में है, बीपीएल मतलब लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, जबकि वो जो मॉडरेट्स हैं वो कई सारी चीज़ों को देखते हुए चले आ रहे हैं, तो उनके करने के तरीके अलग हैं, इनके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के तरीके अलग हैं। इसी चीज़ का सबसे बड़ा समस्या है, इसीलिए दोनों के विरुद्ध तलवारें खींची हुई हैं। इसके अलावा मेथड क्या है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मॉडरेट्स वाले मेथड क्या करते हैं, ना तो डंडा खा लेंगे लेकिन डंडा मारेंगे नहीं अंग्रेजों को, पिटीशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे, शिष्टमंडल बना देंगे, शिष्टमंडल बना देंगे, उनको भेजेंगे कि हमारी बात को रखे जाए। लेकिन ये इनके मेथड्स क्या है, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, गर्मवादी लोग हैं, तो इनके मेथड्स भी बड़े खतरनाक हैं। ये प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, ये डंडा खाएंगे भी और डंडा मारेंगे भी, ये गोली खाएंगे भी और गोली मारेंगे भी, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इनके मेथड्स भी बड़े खतरनाक खतरनाक हैं। कभी जाके असेंबली में बम फोड़ देना, कभी किसी की हत्या कर देना, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट कर देना जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब एजिटेशन राष्ट्र में, भारत देश में हो जाना। तो मैं आपको जैसे जैसे कहानी में आगे की तरफ बढ़ूंगा, वैसे वैसे मैं आपको चौरी चौरा कांड भी बताऊंगा, जिसकी अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी। उसके बाद मैं आपको जलियांवाला बाग कांड भी बोला, कई सारी चीज़ें मैं आपको लाइन से बताऊंगा। जैसे पहले तो जलियांवाला बाग कांड ही बोलूंगा, उसके बाद चौरी चौरा कांड बोलूंगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बताऊंगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA क्या चीज़ है, इनमें अंतर क्या है, ये भी बताऊंगा। तो इनके मेथड बड़े खतरनाक थे। इसके अलावा 1905 की कुछ घटनाएं, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, ये हमें आज ही पढ़ना है। ठीक, मैंने आपको लीडर बता दिए, उनके क्या क्या मेन, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेगा, बताइए किसने कहा कि हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको फॉर्म, हमको सुधार नहीं, हमको पुनर्गठन चाहिए, ये किसने कहा? तो ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा। ठीक, इनकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। फिर 1905, 1906, 1907 में क्या हुआ, किस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट फेज का जन्म हो रहा है? तो देखिए 1905, जनरली एक डायग्राम हम लोग हमेशा लेके चल रहे होते हैं। 1905, 1906, 1907 एंड 1916, ये महत्वपूर्ण साल, बीच के जो साल रह गए उसमें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, कवर होंगे सारे के सारे। 1905 में ऐसा बोला जाएगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम है, जो वाइसराय, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन। इसके लिए बोला गया कि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था, वास्तविकता में उसका शासनकाल आयोगों का काल था, शिष्टमंडलों का काल था, ओमिशन कमीशन, इसका काल, जो शासनकाल था उसके शासनकाल को, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को कमीशन ओमिशन का शासनकाल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान आयोग की भी बहुत सारे आयोग बनाए गए, बहुत सारे ओमिशन भी किए गए हैं, निरस्तीकरण भी किए गए हैं। तो लॉर्ड कर्जन जब सत्ता पर काबिज हुआ, 7 साल तक इसने सत्ता संभाली, तो 1905 में इसने एक बहुत बड़ा कांड किया, जिसके अंतर्गत इसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। और बंगाल का पार्टीशन करने का इसका मुख्य उद्देश्य है, भारत में हो रहे राष्ट्रवाद के जो मूल है राष्ट्रवाद का बंगाल में, उसको तोड़ देना। लेकिन
क्योंकि लोग इससे पूछेंगे कि बंगाल का पार्टीशन क्यों किया, तो एक आंसर तो फॉर्मल लगना चाहिए। तो इसका कहना था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है, उसके प्रशासन को चलाने में हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम बंगाल को दो भागों में तोड़ेंगे, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी जो मेन थ्योरी है, जो वास्तविकता ये रियल मोटिव क्या है, ये तो उसने ऑफिशियल मोटिव बता दिया। तो ऑफिशियल मोटिव बता रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको प्रशासन इसका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इसको दो भागों में बांट रहा हूँ, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन वास्तविकता में उसका रियल मोटिव क्या है? उसका रियल मोटिव है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। फूट डालो, किसके बीच फूट डालना है, किसके लिए राज करना है? तो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालनी है और राज करेंगे ब्रिटिशर्स। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसकी है? लॉर्ड कर्जन की है। 19 जुलाई 1905, 19th ऑफ जुलाई 1905 ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हो चुका है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अपनाओ और देश बचाया जाएगा। सब कुछ स्वदेशी की बात की जाएगी, सेल्फ आत्मशक्ति की बात की जाएगी कि हाँ सब कुछ आत्मशक्ति। आज जैसे हम आज आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तब आत्मशक्ति की बात की गई। इसी क्रम में कहा जाता है कि 1906 में नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कर दी गई भारत में। इसी ये वही आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, जहां पर समितियों की स्थापना बहुत ज्यादा हुई, जहां पर आप जनरली सुनते हो स्वदेश बांधव समिति की बातें बहुत ज्यादा आप सुनोगे। तो ये सब चर्चाएं समिति करेंगे धीमे धीमे। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की बात की गई और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 इस दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और ज्यों ही बंगाल का विभाजन किया गया, तो ऐसा कहा जाता है इस दिन लोगों ने रक्षाबंधन दिवस मनाया, हिंदू ने मुस्लिम और मुस्लिमों ने हिंदू के हाथों में राखियां बांधी, मौन दिवस हुआ, काला दिवस मतलब लोगों ने काली पट्टियां बांधी। ये सारी चीजें 1905 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के पार्टीशन के विरोध में किया गया। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने ये रणनीति खेली। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध को मतलब ये स्पष्ट रूप से 1906 का कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो इसमें स्वीकार किया गया कि हाँ हम वॉकआउट करेंगे, हम आत्मशक्ति की बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपको 1906 का प्लेस याद रखना है। प्लेस कौन है, उस 1906 में लीडर कौन था और इसका आउटकम मतलब आउटपुट आउटकम रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट क्या निकला? लीडर 1906 में इस बात को लेकर बहस हो रही है 1906 की अध्यक्षता किसके हाथों में सौंपी जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट गरम दल आपस में लड़ रहे हैं कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। जो खतरनाक ग्रुप है, जो गरमवादी है, वो कह रहे हैं लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि जो नरमवादी है उनका कहना है कि नहीं, अध्यक्ष आपके बीच में से नहीं बनेगा, आपकी सोच ही बहुत ही ज्यादा तीव्र गति वाली है, आप अतिवादी हो, रेडिकलिज्म कहते हैं जिसको हम लोग, अतिवादी। वो तो 1906 में दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच जब पंगा है, तो दोनों ने ही एक ऐसे नेता को चुनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जिसका दोनों सम्मान करते हैं, वो है हमारे पितामह। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे और ऐसा कहा जाएगा कि सॉरी प्लेस है ये कलकत्ता। और इस कलकत्ता में 1906 के अधिवेशन के द्वारा 4 प्रस्ताव पारित करने की बात की जाएगी। कौन से 4 प्रस्ताव पारित होंगे? 4 प्रस्ताव पारित होंगे। बहुत ही गंदा लिख दिया, रुक जाइए, साफ कर लिया गया, थोड़ा सा गंदा हो जाता है। 4 प्रस्ताव कौन से पारित होंगे? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस, मतलब एक है बॉयकॉट, भैया हम तो करेंगे बॉयकॉट, बहिष्कार होगा। एक है सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन होगा। ठीक, एक है एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, तो याद रखिए बॉयकॉट, बॉयकॉट, सेल्फ गवर्नेंस, एजुकेशन और चौथा है स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इन 4 प्रस्तावों को पारित किया जाएगा, लेकिन 1906 में इन 4 प्रस्ताव जो कि हैं बहिष्कार, शिक्षा, स्वशासन और स्वदेशी, इन 4 प्रस्तावों को कहां पर लागू किया जाए,
इस बात पर एक मत, मतलब लोग यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट कुछ और कह रहे हैं, मॉडरेट कुछ और कह रहे हैं, नरमवादी कुछ और कह रहे हैं, गरमवादी कुछ और कह रहे हैं। नरमवादी कह रहे हैं कि इन चार प्रस्तावों को बंगाल के अंदर, क्योंकि विभाजन बंगाल का, तो बंगाल के अंदर लागू कराओ, पूरे भारत में लागू कराने का क्या फायदा। और गरमवादी कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ बंगाल के अंदर इन चार प्रस्तावों को पारित नहीं कराइए, पूरे भारत देश में इन चार प्रस्तावों को पारित, मतलब ये जो चार प्रस्ताव है पूरे भारत देश में लागू होने चाहिए, ताकि अंग्रेजों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हो पाए। इस बात को लेकर जब सहमति नहीं बन पाई कि ये चार प्रस्ताव कहां पर लागू होंगे, तो 1907 के अधिवेशन में एक बार फिर से इस बात पर सहमति बनने के लिए 1907 का अधिवेशन हुआ। ध्यान रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है। इवन बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बोला हुआ है कि एक वो बरसाती मेढक जो साल में एक बार टर्राता है, इनके साल भर के एक दिन, मतलब साल भर में एक दिन के टर्राने से आजादी की प्राप्ति नहीं होगी। ये तिलक के शब्द हैं, तिलक जी के। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाल गंगाधर तिलक का जो ऑरा था वह उस वक्त बहुत खतरनाक स्तर पे था। अगर अंग्रेज 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में निर्वासित नहीं करते, तो बाल गंगाधर तिलक की ख्याति कुछ अलग ही स्तर पे चल रही होती। और जनरली तो यही किया जाता है, जब भी किसी ख्याति बहुत खतरनाक स्तर पे जा रही हो तो उसे आइसोलेट कर दो। यही बाल गंगाधर तिलक के साथ भी किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। 1907 में एक बार फिर से अधिवेशन होना है। सूरत, प्लेस है सूरत। रास बिहारी घोष ये अध्यक्षता कर रहे हैं 1907 में। एक मिनट रुकिएगा बस, इसको साइलेंट में लगाना मैं बार बार भूल ही जाता हूँ। रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे हैं 1907 के अधिवेशन की। रास बिहारी घोष बोला मैंने, रास बिहारी बोस नहीं बोला। रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे हैं 1907 के अधिवेशन की। और इस अधिवेशन में, इन 1906 के अधिवेशन में जो चार प्रस्ताव पारित हुए, इनको किस प्रकार से लागू करना है, तो ऐसा कहा जाता है कि वास्तविकता में नरमवादी गरमवादियों से बहुत ज्यादा परेशान थे। और ये अफवाह एक तरीके से अंग्रेजों की तरफ से उड़ाई गई है कि नरमवादी लोग गरमवादी के इन चार प्रस्तावों को गिराने वाले हैं। उनकी कुछ और ही रणनीति है नरमवादियों की। ऐसे ही अफवाह जब र्यूमर फैला तो ये कहा गया कि 1907 के सूरत के अधिवेशन से ठीक पूर्व जब ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, गरमवादी लोगों को लगने लगा कि नरमवादी लोग ये चार प्रस्तावों को हमारे गिरा देंगे। कौन से चार प्रस्ताव? शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वशासन। तो ऐसा बोला जाता है कि उस अधिवेशन को अटेंड करने के लिए लोग, मतलब बढ़िया क्वालिटी के जूते और डंडा वंडा लेके चले हैं। और ये भी कहा जाता है कि 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के हाथों में सौंपी गई। इसी पे चर्चा चल रही कि इन चार प्रस्तावों को मतलब कहाँ पर लागू करना है। इवन वो दशा आ गई जहाँ पर इतना भ्रम फैल गया कि मंच पर बैठे हुए लोगों की अलग चर्चा चल रही है, और मंच के नीचे बैठे हुए जो गरमवादी और नरमवादी दौर के नेता हैं, जो लोग हैं, उनके बीच हाथापाई की स्थिति आ गई है। कुर्सियां उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकी जाने शुरू हो गई। इसी क्रम में कहा जाता है कि एक उसी भीड़ में से कोई जूता उछला और मंच पर बैठे हुए मॉडरेट के खतरनाक नेता, नरमवादी दौर के खतरनाक नेता फिरोज शाह मेहता के लगा जाके वहीं पर फिरोज शाह मेहता उठे और उन्होंने क्या बोला? विभाजन, जाओ यहां से। मॉडरेट के एक बहुत ही खतरनाक नेता के जब एक शूज लगेगा जाके, तो यहाँ पे कहा जाएगा, रिजल्ट निकलेगा, आपका आउटकम निकलेगा। 1907 के अधिवेशन में मतलब एक तरीके से पार्टीशन हो जाएगा, एक तरीके से टूट हो जाएगी। किस में टूट होगी? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विखंडन होगा और ये दो भागों में टूटेगा। एक है गरमवादी लोग और एक है नरमवादी लोग, मतलब नरमवादी लोग और गरमवादी लोग। ठीक, याद रखिएगा इस टूट को। ये बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, 1907 में जब कांग्रेस टूट गई है तो ये कहा जाएगा कि अंग्रेज वास्तविकता में ये चाहते हैं कि कांग्रेस टूट जाए। कि कांग्रेस की जब तक मुट्ठी बंधी हुई है और बाल गंगाधर तिलक जैसा नेता जब तक उनके साथ में है, तब तक कहा जाएगा कि कांग्रेस खतरनाक स्तर पे पहुंच जाएगी। लेकिन ज्यों ही 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन होगा, टूट जाएगी, विखंडन हो जाएगा, तो बोला जाएगा कि फिराक में बैठे हुए अंग्रेजों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया जाएगा
और 6 साल की सजा सुनाते हुए इनको कैद कर दिया जाएगा मांडले जेल में। ये वही मांडले जेल है जहां पर रहते हुए बाल गंगाधर तिलक एक गीता रहस्य, गीता पर एक टिप्पणी लिख देंगे, रचना करेंगे गीता रहस्य की। ठीक। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले जाएंगे। अरविंदो घोष जेल जाने से पहले काफी जोश में होंगे कि क्रांति ऐसी होनी चाहिए और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जेल से आने के बाद वो भी बहुत ठंडे हो जाएंगे और पुडुचेरी चले जाएंगे, वहां पर अपना एक अरविंदो आश्रम की स्थापना कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक तरीके से इस आंदोलन को, ये जो फिजा चली थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, इसको तोड़ने में अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लिया। बाल गंगाधर तिलक जो मेन लीडर था उनको दूर निर्वासित किया, आइसोलेट किया, ताकि एक तरीके से ये जो चिंगारी आग बनने की ओर अग्रसर थी इसे बुझाया जा सके। पर 1913 में, 1907 में जेल हुई, 13 में छूटे बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी वापस आएंगे और वापस आने के बाद एक राष्ट्रवादी नेता की सबसे बड़ी खूबी कि वो वापस आते ही एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अपने देश को आज़ाद कराने की जो उनके अंदर भूख है उसको शांत करने के लिए। तो जेल जाने से पहले बोलेंगे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, लेकिन जेल से आने के बाद बाल गंगाधर तिलक के बोल इसलिए बदल जाएंगे, उसका कारण है कि अंग्रेजों के द्वारा और वास्तविकता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स के द्वारा जो हर्डल्स उनके सामने खड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत मॉडरेट्स का कहना है, खासकर फिरोज शाह मेहता जो उसके खतरनाक नेता है मॉडरेट्स, उनका कहना है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तिलक और उसके संगठन, और उनके संगठन मतलब एक्सट्रीमिस्ट को, इस आईएनसी में मैं जगह नहीं लेने दूंगा। और यह वास्तविकता भी है। 1915 में फिरोज शाह मेहता की डेथ हुई, उसके उपरांत ही एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट के साथ जुड़ पाए, आईएनसी पुनः एक हो पाई। उससे पहले ये बिल्कुल भी ताकत नहीं थी एक्सट्रीमिस्टों के पास, गर्मवादी लोगों के पास, कि वो नरमवादियों के साथ मिल जाएं। फिरोज शाह मेहता ने ये नहीं होने दिया। इवन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले बहुत हद तक बाल गंगाधर तिलक के साथ ये सहमत थे कि जब तक मुट्ठी खुली हुई है देश को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल है, मुट्ठी का बंद होना बहुत जरूरी। 1913 में बाल गंगाधर तिलक के भारत में वापस आने के बाद इनके सुरों में बदलाव आएगा। अब तक कह रहे थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे, लेकिन अब बदलाव के साथ बोलेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है परंतु ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर। आपने सोचा कि सर ये बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन क्यों? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक की बॉडी लैंग्वेज का परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैंने आपको बताया, इनका इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविकता में मॉडरेट हो चुकी है, एक्सट्रीमिस्ट तो तोड़ के भगा दिए गए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब मॉडरेट्स का ये कहना, इनकी डिमांड क्या थी? स्वराज विद इन ब्रिटिश। इनकी डिमांड थी ब्रिटिश के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1913 में यही बात तो बोली गई कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर, स्वराज विद इन ब्रिटिश। बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, किसे? मॉडरेट्स को। पिछड़ा भाई है ये। तिलक जी ने जैसे ही ये कहा विद इन ब्रिटिश, फिजाएं बनने लगी किसकी? कि अब तो गर्मवादी लोगों को नरमवादियों के साथ मिलना ही है। लेकिन इस गर्मवादी और नरमवादी के बीच की खाई को कम करने के लिए एक महिला का नाम बहुत ज्यादा आप पढ़ोगे, इनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये मैं चर्चा करूंगा आपसे अगली क्लास में कि आखिर ये एनी बेसेंट ने क्या भूमिका निभाई, क्या है होम रूल लीग, और होम रूल लीग एनी बेसेंट की और तिलक की, इन दोनों होम रूल लीग का अंतर क्या है, ये एनी बेसेंट कहाँ से आई और भारत कब पहुंची, किससे प्रभावित है, क्या किया इन्होंने भारत में, और किन इनकी गिरफ्तारी जब हो गई तो उसके उपरांत किसने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। ये सब चर्चाएं अगली क्लास में करेंगे। और मैं इस अगली क्लास में आपको 19 इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ कि आखिर 1916 में भी क्या हुआ। मैंने इस डायग्राम में 1905, 6, 7 और 16 को साथ में क्यों दिखाया, 1916 में ऐसी क्या चीज़ हुई जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। क्लास बहुत बड़ी जा रही है, फैक्ट बहुत सारे हो रहे हैं, शायद आप उस चीज़ को पकड़ ना पाओ, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं तक रोक रहा हूँ। नोट्स साथ में बनाते रहें,
अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो आपको लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आप PDF कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में UPPCS 2021 प्रीलिम कम बैच स्टार्ट हो चुका है। ROE 2021 का प्रीलिम कम मेंस बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें इनरोल होने के लिए आप इस नंबर पर पिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो मैं आपको नंबर पहले दे चुका हूँ। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, एक घंटी है उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो कुछ लोगों का कहना है सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं हमको, वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इससे ये आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए अभी इतना ही। कल एक्सट्रीमिस्ट फेस पार्ट 2 चलेगा, जहाँ पर हम लोग 1905 से कहानी बढ़ाते हुए 1916 तक पहुंचेंगे। बीच की कुछ पार्ट बचे हैं उनको कवर करेंगे, कौन कौन सी और छोटी छोटी संस्थाएं आ गई थी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग को कूद रहे होंगे भारत में गांधी जी का आगमन, और जैसे ही 1915 में गांधी जी का आगमन होगा उसके बाद जलियांवाला बाग कांड, और फिर धीमे धीमे घटनाओं का आगे की ओर बढ़ना, जहाँ पर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके साथ में चौरी चौरा कांड, चीज़ें आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी, और अब कहानी में आपको इंटरेस्ट जगता चला जाएगा कि हाँ इस तरीके से कहानी चल रही है। ठीक, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और शेयर करिए।